एग्जाम्पल के लिए सपोज करो आपके पास कोई एक सॉलिड है, ये ठीक है, इसकी सपोज करो लेंथ है 5 मीटर, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 5 मीटर। अब इस पर आपने एक फोर्स लगा दिया और इसको खींच दिया, खींचने पर इसकी जो नई लेंथ आ गई वो सपोज करो 7 मीटर आपको दिखाई दे रही है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए इसकी लेंथ में कितना चेंज आया, तो आप क्या आंसर करोगे? बोलो फटाफट से। अगर मैं पूछूं कि इसकी लेंथ में कितना चेंज आया तो क्या आंसर आएगा? बोलो फटाफट से। टू मीटर, आप क्या कहोगे? 2 मीटर। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने परसेंट चेंज हुआ, तब आप क्या करोगे? तो आप कैसे निकालोगे उसको? देखो ऐसे करोगे ना आपने जो चेंज आया आपका वो कितना आया है? 2, और ओरिजिनल था कितना? 5, और इनटू क्या करोगे? 100, यही तो करोगे। और फिर इससे जो भी है वो कैंसिलेशन कराकर क्या लिखोगे? कितना परसेंट चेंज आ गया? 40% चेंज आ गया। तो आप कहोगे कि जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, या हम कहें इस बॉडी में जब भी स्ट्रेस सेटअप हो जाता है, तो स्ट्रेस सेटअप होने पर इस बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में 40% का चेंज आ जाता है। ठीक है, दैट रेशियो, कौन सा वाला रेशियो? ये वाला रेशियो। ये आपको क्या देता है? ये आपको बताता है क्या? स्ट्रेन। क्या बताता है कि इस बॉडी में कितना स्ट्रेन आ जाता है। तो जब भी मैं ये कहूं कि इस बॉडी में इतना स्ट्रेन आ गया, तो आप क्या सोचोगे? मैं क्या कह रहा हूं कि इस बॉडी में कितने परसेंट क्या आ गया होगा? चेंज इसके डायमेंशन में। समझ आ रही है बात? तो स्ट्रेन की जो डेफिनेशन है वो ये क्या है? ये 2 क्या था हमारा? चेंज इन डायमेंशन। चेंज था ये, न्यू या ओरिजिनल नहीं, ये क्या था? चेंज इन डायमेंशन। ठीक, और ये जो नीचे लिखा गया था ये क्या है? ओरिजिनल। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन का जो रेशियो होता है वो हमें क्या देता है बताइए? स्ट्रेन। ठीक है, तो यही हम यहां पर डेफिनेशन इसको लिख लेते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये, स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन? आंसर इज स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में क्या? ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन? या मैं इसकी यूनिट अगर पूछूं तो बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसका आंसर ये है कि मान लो सर आप लेंथ की बात कर रहे हो, तो चेंज इन लेंथ क्या किससे शुरू करेंगे हम? डेल्टा एल। ठीक है, और अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या? एल। और अगर मान लो लेंथ की हम डायमेंशन लिखें तो क्या आएगा? मीटर। और नीचे भी क्या आएगा? मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो क्या आएगा? नो डायमेंशन। यानी कि स्ट्रेस की सॉरी स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशन या स्ट्रेस की कोई भी यूनिट नहीं होती है। दिस इज ओनली अ प्योर नंबर, क्योंकि ये क्या है? रेशियो है। सेम फिजिकल क्वांटिटी का अगर ये रेशियो है तो ये क्या होता होगा? एक नंबर होता होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो स्ट्रेन हैज नो डायमेंशन। अच्छा, लेकिन क्योंकि स्ट्रेस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेटअप होता है, तो ऑफ कोर्स स्ट्रेन भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेटअप होता होगा। स्ट्रेन भी अलग अलग नंबर लेता होगा उसके अकॉर्डिंगली। तो स्ट्रेन के भी कुछ टाइप है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। इसमें आपका बच्चों नंबर 1 पर आ जाता है, जैसे आपने टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ा, इसी तरह से आपका आ जाता है टेंसाइल स्ट्रेन। इसको आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहते हो। ठीक है,
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अंदर आपके दोनों ही टाइप के स्ट्रेन आ जाते हैं। कौन कौन से? टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। ठीक, दोनों में ही किस में चेंज आता है? लेंथ में। ठीक, तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर करोगे? बताओ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन में क्या? ओरिजिनल लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अंदर दो तरह की आती हैं सिर्फ। कौन कौन सी? टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, जिसमें लेंथ में चेंज आ रहा है। अब जो एक और टाइप आपने नॉर्मल में पढ़ा था, उसमें किस में चेंज आ रहा था बताओ? वॉल्यूम में। तो उस तरह की जो स्ट्रेन का नाम रखा गया है उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके इक्वल होता होगा बोलो? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में क्या? ओरिजिनल वॉल्यूम। बस, ठीक है। तो ये आपके नॉर्मल, देखो नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप थे, नॉर्मल और शेयर। नॉर्मल के 3 टाइप थे, उनमें से टेंसाइल और कंप्रेसिव इसके अंदर आ गए, क्योंकि उनमें किस में चेंज आता है? लेंथ में, दोनों में, है ना। और वॉल्यूम में अलग आता है, तो वॉल्यूम के लिए हमने अलग एक स्ट्रेन नाम रख दिया है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा थर्ड टाइप आता है वो है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन में देख लो, थर्ड है शेयर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन भी जिसको आप कह सकते हो। तो टेंजेंशियल स्ट्रेन या शेयर स्ट्रेन जो होता है, तो जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखाया था किसी फिगर में, कि यहां पर क्या क्रिएट हो गया है? एक एंगल। ये एंगल जो है इसको हम सिंपल स्ट्रेन कह सकते हैं। कौन सा वाला स्ट्रेन? शेयर स्ट्रेन। ठीक है, इसको थीटा से डिनोट करोगे आप। और ये इक्वल किसके होगा? तो आंसर है जो भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा होगा उसके रेशियो के, डेल्टा एल अपॉन एल। अब ये डेल्टा एल कौन सा वाला एल है? ध्यान से देखना। ओरिजिनल लेंथ कितनी है बताइए, बोलो कितनी है? एल। और यहां पर चेंज कितना आ गया? डेल्टा एल। सो दिस डेल्टा एल अपॉन एल इज व्हाट वी कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। अब इसको देखो, समझना ध्यान से। मान लो ये एक स्क्वायर है या एक क्यूब है एग्जाम्पल के लिए, तो अगर ये एल होगा तो ये एल होगा, ये एल है तो ये भी क्या होगा? एक एल होगा या नहीं होगा? अब ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा? बेस। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर ए बी ई के अंदर अगर टेन थीटा निकालूं, ट्रायंगल ए बी ई के अंदर क्या निकालूं? टेन थीटा, तो बताओ क्या आंसर आएगा? इसके एंगल के सामने वाली साइड ये डेल्टा एल आएगा, परपेंडिकुलर, और अपॉन में क्या? बेस। अब ये डेल्टा एल अपॉन एल जो है, अब क्योंकि यहां पर जो चेंज आया है, ये जो एंगल बन रहा है ये छोटा एंगल है, बहुत बड़ा एंगल नहीं है। कैसा एंगल है देख रहे हो? छोटा एंगल है। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर एक बड़ा एंगल बन रहा है। ये एंगल कैसा होगा? एक छोटा एंगल होगा। तो जो टेन थीटा या साइन थीटा जो होते हैं, ये स्मॉल एंगल के लिए थीटा के इक्वल हो जाते हैं। इस बात का मतलब समझ में आता है कि जैसे मान लो साइन 0 डिग्री है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। या टेन 0 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 0। तो ऐसे केस में जहां पर एंगल बहुत छोटा होता है, आप देखोगे कि इस कंप्लीट की वैल्यू इसी के इक्वल हो जाती है। मतलब टेन थीटा जो होगा वो किसके इक्वल रहा होगा बोलो? थीटा के। छोटे एंगल्स के लिए, बड़े एंगल्स के लिए नहीं, छोटे छोटे एंगल के लिए। 0 डिग्री कैसा एंगल है? बहुत छोटा एंगल है। तो उस केस या 0 डिग्री के आसपास भी मैं कह रहा हूं 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री, तो ये छोटे एंगल है, उसके लिए टेन थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के। तो यहां से जो टेन थीटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? थीटा। और ये थीटा किसके इक्वल आ गया? डेल्टा एल अपॉन एल। और डेल्टा एल अपॉन एल तो आपने पढ़ा है, ये किसकी डेफिनेशन है? स्ट्रेन की। तो ये जो थीटा है, इसीलिए हमने इसको कौन सा स्ट्रेन नाम दे दिया बोलो? शेयर स्ट्रेन। और ये शेयर स्ट्रेन किसके इक्वल होता है? डेल्टा एल बाय एल के।
ठीक है, तो ये 3 टाइप हैं, सुन लो ध्यान से। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेस हो या कंप्रेसिव हो। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक समझ में आ गया कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और शेयर स्ट्रेन क्या? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब यहां पर जो लेंथ, ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है, ये अलग अलग तरह से डिफाइन की गई है ना। वहां पर जो फोर्स लगाया जा रहा था वो नॉर्मली लगाया जा रहा था। ठीक है, यहां पर जो एंगल निकाला गया है, ये कौन सा एंगल है? टेंजेंशियल एंगल, टेन थीटा वाला एंगल है, वहां से ये रेशियो निकल कर आया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है और ये टाइप है किसके? स्ट्रेन के। ठीक, तो अब आप इन जनरल चीज देख लो, दो चीजें इन जनरल देख लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन? मैं दो चीजें पूछता हूं, किसी भी सॉलिड के पास ये दो प्रॉपर्टी होंगी जब उस पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? वो रेशियो है, बिल्कुल सही है। स्ट्रेन एक नंबर है, क्या मैं कहूं एक रेशियो है? सिंपली मैं कहूं स्ट्रेन क्या है? एक रेशियो है। बट ये रेशियो तभी डेवलप होता है कब? जब किसी सॉलिड के अंदर क्या सेटअप हो जाता है? स्ट्रेस। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग ये चलता ऊपर नीचे होगा या नहीं होगा? जैसे एग्जांपल के लिए मान लो लेंथ में चेंज आया, सपोज करो 2, ठीक है, और ओरिजिनल लेंथ थी सपोज करो 10 मीटर, और लेंथ में चेंज आया 2, तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 0.2। अगर मान लो यहां पर 5 आया होता चेंज, लेंथ में चेंज कितना आया होता? चेंज कह रहा हूं मैं, समझ में ध्यान रखना, ओरिजिनल न्यू लेंथ नहीं कह रहा हूं। चेंज कितना आया? मान लो 5, और ओरिजिनल लेंथ थी 10, तो अब आंसर कितना आया बोलो? 0.5। कौन सा वाला बड़ा है? ये वाला बड़ा है। अच्छा, ये वाला बड़ा है, तो इसका मतलब आप कह रहे हो स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इन दोनों में से स्ट्रेस कहां पर ज्यादा रहा होगा? इधर ज्यादा रहा होगा, हाँ या ना? क्योंकि यहां पर चेंज लेंथ में कितना लाए हम? 5, और यहां पर सिर्फ 2 लाए थे, तो यहां पर कम स्ट्रेस होगा, यहां पर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जब ज्यादा स्ट्रेस होगा तो क्या ज्यादा होगा? स्ट्रेन। हाँ या ना बोलो, यस और नो बोलो। जब स्ट्रेस ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा? स्ट्रेन। यस, क्लियर है ये बात? अब लेकिन ये क्या ऑलवेज ये बात करेक्ट है? अगर जो बात आप कह रहे हो कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, क्या ये वाली बात करेक्ट है ऑलवेज? तो आंसर है नो। क्यों? देखो, ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को पकड़कर खींचा, एक स्ट्रेस सेटअप हुआ, एक स्ट्रेन भी सेटअप हो गया। ठीक है, एक रेशियो आ चुका है। ठीक है, मैं छोड़ दिया, फिर मैं वापस यहां तक ले गया, अभी भी ये वापस आया, फिर मैं यहां तक ले गया, अब ये वापस यहां तक ही आया, फिर मैंने स्प्रिंग को ऐसा कर दिया, अब वो वापस ही नहीं आई। ऐसा देखा है ना आपने? पेन वाला एक पेन नहीं आता था जिसमें स्प्रिंग रहती थी, कभी आपने स्प्रिंग को खींचा है? वो पूरा खिंच गया, वो वापस जा ही नहीं रहा। समझ रहे हो? तो अब उसमें कोई स्ट्रेस नहीं और कोई स्ट्रेन नहीं। या मैं ये कहूं कि अगर वहां पर जो स्ट्रेस है उस पर अब स्ट्रेन की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही है, या डिपेंड उस तरह से नहीं कर रही है जैसे अभी कर रही है। क्योंकि यहां पर तो मैं स्ट्रेस बढ़ाऊंगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ाऊंगा स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन फिर मैंने स्ट्रेस इतना बढ़ाया, स्ट्रेन इतना बढ़ेगा, स्ट्रेस इतना बढ़ाया फिर स्ट्रेन उतना, या मैं करूं थोड़ा सा बढ़ा, तो एक टाइम बाद ये क्या होते हैं? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा समझाता हूं, जैसे इलास्टिक लिमिट, इलास्टिसिटी को जब तक ये फॉलो कर रहा है कि इसको छोड़ दो, ये वापस जा रहा है, ये सारी चीजें जब तक चल रही हैं तब तक तो दैट इज ओके। लेकिन फिर क्या हुआ कि अगर वो खिंच गया और वो वापस नहीं गया, फिर मैं थोड़ा सा उसको खींचूंगा, है ना? जब मैं थोड़ा सा खींचूंगा तो स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी ना वो ज्यादा बढ़ जाएगी, वो जो रेशियो होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा लेंथ में चेंज आ रहे होंगे। पहले तो क्या होगा, आप थोड़ा सा चेंज ला रहे हो
वो वापस चला जाता है, रीगेन कर लेता है। फिर जब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने पूरा स्प्रिंग को पकड़कर सीधा कर दिया, लेंथ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ गए आप, लेकिन आपको फोर्स भी उतना नहीं लगाना पड़ेगा, समझ रहे, फोर्स उतना नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लेंथ में चेंज ज्यादा लेके आ जाओगे। हाँ, पहले एक रिस्टोरिंग फोर्स भी तो हमें खींच रहा था, तो उसके अगेंस्ट भी हमें काम करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं करना पड़ रहा, अब तो पकड़ के ऐसा कर दिया उसको। तो अब फोर्स कम लगा रहे हैं, यानी कि स्ट्रेस कम सेटअप कर रहे हैं, लेकिन लेंथ में चेंज बड़े बड़े आ रहे हैं, और लेंथ में चेंज बड़े बड़े आएंगे तो स्ट्रेन के आंसर बड़े बड़े आएंगे, समझ रहे हो। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा स्ट्रेन के, लेकिन कब कब तक, विद इन क्या, इलास्टिक लिमिट, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर कोई ये स्टेटमेंट देता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर कोई ये कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, दिस इज करेक्ट, एंड दिस लॉ इज नोन एज हुक्स लॉ, ठीक है। क्या कहलाता है ये, हुक्स लॉ। Okay, so what is Hooke's law? It states that the stress produced in the wire is directly proportional to the strain within elastic limit. ठीक है, ये है, तो वही मैं यहाँ पर लिखता हूं। अच्छा, स्ट्रेन को हम लोग किससे शो करें, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर मेंशन है, तो मैं ऐसा करता हूं, स्ट्रेस अभी ऐसे लिखता हूं, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, और स्ट्रेस ऐसे ही, ठीक है। अगर मैं इक्वल का साइन लगाना चाहूं तो मुझे यहां पर एक कांस्टेंट लगाना होगा, तो मैं यहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ई इंटू स्ट्रेन, या मैं ये कहूं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसके इक्वल होते हैं, ई, and where E is modulus of elasticity, ठीक है, क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन हो गई। बताओ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। किसी भी बॉडी में जो स्ट्रेस सेटअप होता है टू द रेशियो ऑफ स्ट्रेन इन द बॉडी इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज द कांस्टेंट फॉर एवरी सॉलिड। ये नाम दिया गया है इसको, ठीक है, ये ई का नाम दिया गया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये इसका नाम है, इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं। मॉडुलस जो आप मैथमेटिक्स वाला देख रहे हो वो नहीं, इसका नाम रखा गया है क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्योंकि वहां पर जब आप एक मॉडुलस जो मैथ्स में पढ़ते थे तो नेगेटिव को भी वो जो पॉजिटिव बना देता है, वो टर्म है ना, वो कांस्टेंट के लिए तो यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट के लिए यूज किया। इट इज नोन एज जस्ट नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड एक कांस्टेंट टर्म आएगा ना, मैग्नीट्यूड ना कहो, कांस्टेंट कहो, ये एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, हाँ, एक कांस्टेंट वैल्यू, ओके। अब देखो, जैसे आपने स्ट्रेस पढ़ा है, स्ट्रेस क्या होता है, तो आप कहोगे फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन आपने क्या पढ़ा है, जैसे अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की, तो वो आपने पढ़ा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, ई के। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, वो ये होता है कि एल तो ऊपर आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा एफ इंटू में क्या, एल, और ए चल रहा होगा और डेल्टा है, ये, ठीक है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है, इसी पर बेस सारे न्यूमेरिकल होते हैं सॉलिड्स के अंदर। E इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, एल अपॉन डेल्टा एल, वेयर एफ इज अप्लाइड फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, वो सब एक ही बात है, ठीक है। वेयर ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेयर एल इज ओरिजिनल लेंथ, एंड डेल्टा एल इज
चेंज इन लेंथ या एक्सटेंशन या फिर डिफॉर्मेशन कितना हुआ, ये जितने भी टर्म यूज किए जाएंगे वो सब किसके लिए, डेल्टा एल। एलोंगेशन, ठीक है, एलोंगेशन वगैरह जो भी टर्म यूज होगा वो डेल्टा एल होगा। ये फॉर्मूला समझ आ रहा है? हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि नून ऐप पर मैं फ्री लाइव क्लासेस ले रहा हूं क्लास 12th के लिए। एक पीसीएमबी कोर्स वहां पर पहले से चल रहा है। बच्चों को पढ़ाकर बहुत ही मजा आ रहा है और बच्चों का भी बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। बच्चों की ही डिमांड पर हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था बच्चों, वो था अचीवर्स बैच। अचीवर्स बैच के अंदर जो हमने बहुत ही छोटा सा चार्ज रखा था, उसको बच्चों हमने और भी मिनिमम करने का अब सोचा है, और इसीलिए हम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं अचीवर्स बैच के अंदर। और अचीवर्स बैच के अंदर ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसमें आप बच्चों फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है। किनको? फर्स्ट 20 स्टूडेंट को। पहले 20 स्टूडेंट जो इस कोर्स के अंदर अब आज के बाद से इनरोल करने वाले हैं, उनको 50% ऑफ मिलेगा। इस बात का मतलब ये है कि इस बैच के अंदर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो कोर्स पहले आपका 5499 में होता था, वो आपका 50% ऑफ होकर 2749 में केवल रह जाएगा। मेरा जो अपना मैथमेटिक्स का जो कोर्स था सिंगल सब्जेक्ट वाला, जो कि पहले 2299 का था, अब सिर्फ आपको 1149 में मिल जाएगा। मात्र 1000 रुपीज में आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स आपको मिल जाता है। अगर हम बात करें पीसीएमबी की चारों सब्जेक्ट की बच्चों, तो कंप्लीट क्लास 12 की ये जो तैयारी है, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिल रहे हैं, प्रीमियम नोट्स बच्चों मिल रहे हैं, 7 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन एंड मॉक टेस्ट, ये सब कुछ चारों सब्जेक्ट के लिए आपको 2749 में मिल रहा है। लेकिन किसको? फर्स्ट 20 स्टूडेंट को ओनली। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर ये स्कॉलरशिप बच्चों को दी जा रही है, तो आप भी इसका बेनिफिट जरूर लें।